पिछले सेशन में जब मैं क्लास ले रहा था तो मैंने बताया था कि आखिर कनेक्शन ऑफ एससीआर से मुराद क्या है। कनेक्शन से मेनली कनेक्शन जो हम ब्रॉडली जानते हैं वो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन होता है। मैंने आपको सिंपल लाइफ के एग्जांपल देते हुए बताया था कि मान लीजिए क्लास में पीछे दिखाया था कि बेंच रखा हुआ है, अगर उसको एक स्टूडेंट को उठाने के लिए कहा जाए तो डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर दोनों सिरे से अगर दो स्टूडेंट को कह दिया जाए एक एक सिरा पकड़ लीजिए तो आसानी से हम उसके लोड को उठा सकते हैं, बेंच को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर सकते हैं। इसी ढंग से मैंने समझाया था कि आप ट्रक का एग्जांपल ले लीजिए, जितना हेवी लोड होता है उस पर क्या होता है, नंबर ऑफ टायर्स उतने ज्यादा लगे हुए होते हैं। क्यों? अगेन लोड डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। तो इसी ढंग से डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एससीआर का। इसका एग्जांपल देते हुए मैंने फिर आपको समझाया था वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स से कि बहुत सारे वोल्टेज सोर्स को अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होता है, धीरे धीरे वोल्टेज एड अप होता जाता है, वोल्टेज रेटिंग मुसलसल बढ़ती जाएगी। इसी ढंग से अगर हमको करंट रेटिंग बढ़ाना होता है तो बहुत सारे करंट सोर्सेस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्लास में जब मैंने इंट्रोडक्शन दे रहा था कनेक्शन ऑफ एससीआर के रिगार्डिंग। आज मैं इससे आगे बढ़ के बात करूंगा। तो हम ब्रॉडली क्लासिफिक कनेक्शन करते कैसे हैं एससीआर का, या तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। हम जो भी यहाँ पर बात करेंगे वो सब के सब हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की बात करेंगे। जब हम एससीआर को कनेक्ट करते हैं, आप सिंगल एससीआर लीजिए, आपने फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड होता है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड होता है। शुरुआत में थोड़ा वोल्टेज आप अप्लाई करते जाइए, नहीं कंडक्ट करता है तब तक उसमें कुछ लीकेज करंट फ्लो हो रहा होता है। उस दौरान वोल्ट आपके एससीआर की कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना, कि अगर मान लीजिए कि मैं 1000 वोल्टेज तक बढ़ा दूं तब भी आपका एससीआर बगैर डिस्ट्रॉय हुए काम करता रहे। ठीक है। जो मैंने शुरुआत से एससीआर के बारे में बात की है, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, मोस्टली चीजें आपको यही चीज बताई कि ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, वोल्टेज को टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन आखिर वो वोल्टेज को ब्लॉक और टॉलरेट कब कर रहा होगा? जब वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हो। जब फॉरवर्ड कंडक्शन होता है तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होता है, जैसे आप डायोड के केस में जानते हैं 0.3 वोल्ट होता है, 0.7 वोल्ट होता है। लेकिन यहाँ ब्लॉकिंग वोल्टेज ज्यादा होता है, 1000 वोल्ट होता है, 10,000 वोल्ट होता है, इस ढंग से होता है। ठीक है। तो हम जो भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वो सब के साथ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की बात करें, जिस टाइम हमारे एससीआर से लीकेज करंट फ्लो हो रहा होता है। ठीक है। फॉरवर्ड कंडक्ट नहीं कर रहा है, हमने अभी गेट पे कोई फायरिंग नहीं की है, या वोल्टेज जो हम फॉरवर्ड लगा रहे हैं वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा नहीं लगाया है। अब बात यह है कि एक एससीआर मिसाल के तौर पर आप मान लीजिए कि सिर्फ 1000 वोल्ट तक झेलने की औकात रखता है। अगर हम मल्टीपल एससीआर को सीरीज में कनेक्ट कर दें, हर एक को कहें कि भाई 1000 झेलो, तो ये आसान हो जाएगा ना, 2 लगा देंगे तो 2000, 3 लगा देंगे तो 3000 वोल्ट तक वो टॉलरेट कर सकता है। इसी वजह से हम सीरीज कनेक्शन ऑफ एससीआर करते हैं, ताकि फॉरवर्ड वोल्टेज जो है ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को हम बढ़ाने के लिए। इसी ढंग से हम एससीआर को पैरेलल में कनेक्ट क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा करंट रेटिंग है ओवरऑल, वो करंट रेटिंग को बढ़ाया जा सके। तो मेन रीजन यही समझिएगा, जब भी आपसे कहा जाए कि आखिर हम पैरेलल और सीरीज कनेक्शन करते क्यों हैं, तो सीरीज कनेक्शन करते हैं वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाने के लिए, पैरेलल कनेक्शन करते हैं करंट रेटिंग को बढ़ाने के लिए। मैंने सीरीज वाले में स्पेसिफिकली यहाँ पर ब्लॉकिंग टर्म का इस्तेमाल कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो कंडक्ट कर रहा होता है तो वोल्टेज ना के बराबर होता है उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है। जब कंडक्ट नहीं कर रहा होता है तब उसको बहुत सारा वोल्टेज टॉलरेट करना पड़ता है, तो वो ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अदरवाइज डायोड आपका सॉरी थायरिस्टर आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीपल आप डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे, आप एस को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए या उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, मोर देन वन एस आएगा तो वहाँ स्ट्रिंग बनता है। उसी स्ट्रिंग के साथ हम अब डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी। होता क्या है कि जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, चाहे आपने बीजेटी डायोड वगैरह पढ़ा हो, चाहे उसकी रेटिंग आपको देखने में बज़ाहिर लग रही हो कि दोनों की रेटिंग तो सेम है, लेकिन कभी भी दो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होते हैं, उनके बीच में डिफरेंसेस हमेशा होते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा, सीरीज कनेक्शन में हमने कह तो दिया कि मान लीजिए आप 3 थायरिस्टर लगा रहे हैं सीरीज में, तीनों 1000 वोल्टेज रेटिंग का है, तो टोटल वोल्टेज रेटिंग उसकी क्या हो जाएगी, 3000। ये थियोरेटिकल बात है, लेकिन रियल लाइफ में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, उसकी वैल्यू 3000 वोल्ट नहीं होती है। सिमिलरली अगर करंट की बात कर दें तो अगर 100 एम्पियर का है, हमने 5 लगा रखा है, तो 500 एम्पियर उसके अंदर करंट कैपेबिलिटी होनी चाहिए, करंट रेटिंग होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। हम कंप्लीट जो आपको कनेक्शन ऑफ एससीआर पढ़ रहे हैं, हम एग्जैक्टली यही चीज जानना चाहेंगे। तो आज के सेशन में हम आपको सिर्फ और सिर्फ सीरीज कनेक्शन की बात करेंगे। सीरीज एक बार समझ में आ जाएगा तो पैरेलल एग्जैक्टली उसी प्रोसेस पे काफी आसान है समझना। इसके पीछे असल वजह क्या है
कि कोई भी दो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इवन उसकी रेटिंग अगर बराबर है तब भी आइडेंटिकल नहीं होती है। ठीक है, तो इसी चीज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो टर्म डिफाइन किया गया, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी दिखाता क्या है, ये बताता है कि जितने भी डिवाइसेस आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, उसमें सब के सब वोल्टेज रेटिंग बराबर है या नहीं है, सब के सब डिवाइस अपनी फुल कैपेबिलिटी पे काम कर रहा है या नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमारे पास उसके लिए एक पैरामीटर होना चाहिए ना, कि किसके बेसिस पे हम पता करेंगे कि भाई हमने सब 5 मान लीजिए थायरिस्टर सीरीज में लगाया, पांचों थायरिस्टर अपने रेटिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 5 थायरिस्टर लगाया तो 5000 वोल्ट वो वोल्टेज रेटिंग है या नहीं है। तो उसके लिए हमने एक पैरामीटर डिफाइन किया जिसको हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी कहते हैं। इस एफिशिएंसी आप सब जानते हैं। स्ट्रिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ थायरिस्टर हमने लगा दिया तो उससे एक स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी को डिफाइन इसी ढंग से किया गया है। डिफाइन दोनों टाइप से करेंगे, सीरीज के हिसाब से भी और पैरेलल में भी, दोनों चीजें। अगर मान लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो वहाँ वोल्टेज रेटिंग की बात करेंगे, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो वहाँ करंट रेटिंग की बात करेंगे। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी को मैंने यहाँ पर दोनों ढंग से डिफाइन करके लिख दिया है। वोल्टेज रेटिंग ऑफ सीरीज कनेक्शन, बहुत सारे मान लीजिए आपने 5 लगाया तो उसकी वोल्टेज रेटिंग क्यों होनी चाहिए 5000, या आप नहीं तो 5000 छोड़ दी, आप V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, ये हो गया आपका वोल्टेज रेटिंग ऑफ सीरीज कनेक्शन। टोटल कितने लगे हुए हैं CR हमने 5 एग्जाम्पल के तौर पर दिया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ CR 5। मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग, मैंने अभी अभी आपसे कहा कि कोई दो डिवाइसेस आइडेंटिकल नहीं होती। ठीक है, तो उसमें हमेशा किसी न किसी डिवाइस में क्या होगा कि ज्यादा वोल्टेज टॉलरेट कर रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, वोल्टेज कैपेबिलिटी किसी की कम होगी। भले दोनों के रेटिंग में लिखा रहे 1000 वोल्ट, लेकिन बराबर नहीं होगा ड्यू टू सेवरल रीजंस। वही आगे हम रीजन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ स्ट्रिंग एफिशिएंसी समझिए, स्ट्रिंग एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा है कि जितने भी डिवाइसेस आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं या पैरेलल में कनेक्टेड हैं वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो कितने इफिशिएंटली काम कर रहे हैं। अगर 1000 वोल्ट कहा था कि 1000 वोल्ट मेरी रेटिंग है, तो 1000 वोल्ट को ब्लॉक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए कहा 1000 और सिर्फ 900 वोल्ट कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 900 डिवाइड बाई 1000। ठीक है ना, यानी 90% इफिशियंट है वो। ये बात समझ में आ रही है ना, ये बिल्कुल कॉमन सेंस की चीज है, क्योंकि टेक्निकल टर्म है इस वजह से मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। किसी भी चीज को कह देंगे कि भाई हमने कहा था कि ये 10 वोल्ट टॉलरेट कर सकता है, 10 वोल्ट इसकी रेटिंग है, लेकिन जब हमने कनेक्ट किया तो हमने देखा सिर्फ और सिर्फ 9 वोल्ट ही ये उसकी रेटिंग है या ब्लॉक कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या कहेंगे, 9/10, 90% ही सिर्फ काम कर रहा है। तो इसी चीज के लिए हमने ये टर्म डिफाइन किया, स्ट्रिंग एफिशिएंसी। सिमिलरली जब पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो वहाँ किस चीज से हम टर्म डिफाइन करते हैं, करंट रेटिंग। पैरेलल कनेक्शन करंट रेटिंग से वास्ता पड़ता है उसका, तो करंट रेटिंग ऑफ पैरेलल कनेक्शन हो गया। ठीक है, सिमिलरली I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 जितने भी लगे हुए कनेक्टेड हैं उसी को नंबर ऑफ SCR और मैक्सिमम करंट रेटिंग। मैक्सिमम करंट रेटिंग मैंने इस से लिखा है कि जो भी आपके डिवाइसेस लगे हुए होते हैं, ना ही उसकी वोल्टेज रेटिंग कभी बराबर होगी, ना ही उसकी करंट रेटिंग कभी बराबर होगी। ये दो वजहों से होती है। ठीक है, सबकी रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक भी अलग होती है और फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक भी दोनों की अलग होती है, जितने भी आपके डिवाइसेस होंगे, क्योंकि वो आइडेंटिकल नहीं है तो पॉइंट टू पॉइंट सबका मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक के डिफरेंसेस से जो प्रॉब्लम आती है, इसी के आइडेंटिफिकेशन के लिए कि आखिर कितना लेवल के प्रॉब्लम है, कितनी उसकी इफिशियंसी है, हमने डिफाइन किया है स्ट्रिंग इफिशियंसी। तो इसी स्ट्रिंग इफिशियंसी से रिलेटेड एक और टर्म है जिसको कहते हैं हम डिरेटिंग फैक्टर। जैसे मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग इफिशियंसी 90% आई, तो रेटिंग कितना गिर गया 10%, तो 1 माइनस इफिशियंसी करते हैं। ठीक है, इफिशियंसी अगर 100% के टर्म में लिखिए, परसेंट के टर्म में इससे 100 डिवाइड करेंगे, अदरवाइज अगर आप 90% लिख देंगे तो 1 माइनस 0.9 करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो कितना आपके डिवाइस का, जो भी डिवाइसेस आपने सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट किया है उसके रेटिंग कितनी गिर गई है, उसी को कहते हैं डी रेटिंग फैक्टर। तो ये दोनों ही टर्म किस लिए हमने डिफाइन किया है, ताकि जो हमने डिफरेंट डिवाइसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन किया है वो कितना एफिशिएंटली एक्चुअल में वर्क कर रहा है कॉम्बिनेशन के साथ, इसी चीज के हमने जानने के लिए दो टर्म डिफाइन किया है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है किसी को, या कोई अभी तक परेशानी है, बताइए, क्लियर है ना? नो प्रॉब्लम सर। चलिए ठीक सर है, क्लियर। चलिए ठीक है, मैं आगे समझाता हूँ। इसी चीज को मैंने लिख दिया, ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, ताकि मैंने इसी दिन चीज को लिख दिया है, आपको जब शेयर कर दूंगा दोबारा रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। मैंने आपको थायरिस्टर कैरेक्टरिस्टिक बता रखा है। आप
किसी एक कर्व को देखिए पहले, ये दो थायरिस्टर कैरेक्टरिस्टिक है। मैंने आपको थायरिस्टर कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस ढंग का बता रखा है कि शुरुआत में हम वोल्टेज कंटिन्यूअसली मान लीजिए कि बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, नहीं हो रहा है। ये क्या है? लीकेज करंट है। यहाँ पर ये चीज क्या दिखा रहा है? ये जो चीजें हैं ये सब लीकेज करंट है, ठीक है। उसके बाद जब मान लीजिए कि या तो हम गेट फायर करें या नहीं तो वीबीओ आ जाता है अचानक से। ऐसे कर कैसे होता है? इसी ढंग से कुछ कैरेक्टरिस्टिक बनाया था मैंने आपको जब वी आई कैरेक्टरिस्टिक समझाया था। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर दो थायरिस्टर्स को कनेक्ट करके दिखाया है। सीरीज कनेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो दोनों की हमने कैरेक्टरिस्टिक बनाई। जब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा भाई ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक में फर्क है, ठीक है। उसी फर्क की वजह से क्या होता है, यहाँ पर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो रहा है। आइडियली अगर हम कहें कि 1000 वोल्ट 1000 वोल्ट 1000 वोल्ट का लगाए तो उम्मीद तो ये लगा बैठे थे कि भाई सब के सब 1000 वोल्ट ले रहा होगा, लेकिन 1000 नहीं ले रहा है। तो अब हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो पहला प्रॉब्लम हमको ये समझ में आया कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है, क्योंकि हमारे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो डिफरेंट है। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बनाया। तो अभी हम बात किसी कर रहे थे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की। तो ये जो ऊपर का सेक्शन है, ठीक है, ये जो ऊपर का सेक्शन है इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये क्या चीज है? यहाँ फॉरवर्ड कंडक्शन स्टार्ट हो गया है। हमारा अपना डिस्कशन लिमिटेशन किस में रहेगा? ये नीचे वाले सेक्शन में। यहाँ यहाँ क्या है? ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। तो किसी मोमेंट पर अगर मान लीजिए कोई करंट आई नॉट फ्लो हो रहा हो, जो यहाँ मैंने यहाँ पर भी दिखा रखा है कि आई नॉट यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर उस आई नॉट के क्रॉस आप देखेंगे उस हिसाब से, तो दोनों थायरिस्टर पे वो कट कहाँ कर रहा है? डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है ना। किसी एक की वोल्टेज V2 है, किसी एक का वोल्टेज V1 दिखा रहे हैं। तो सेम लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। तो करंट क्या होगा? हमेशा हमारा सेम होगा। यहाँ पर इस थायरिस्टर से जो करंट गुजरेगा सेम इसी थायरिस्टर से करंट गुजरेगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। तो उस करंट के लिए हमने जब देखा हमारे पास, तो हमने यहाँ कर्व पे देखा तो देखा कि एक के लिए ये पॉइंट आ रहा है, एक के लिए ये पॉइंट आ रहा है, यानी एक का V2 एक का V1 है। तो यहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिख गया ना। तो ये प्रॉब्लम थी। ये पहली प्रॉब्लम किसकी वजह से है? ड्यू टू द डिफरेंट फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो आखिर अब हम इसका करें क्या? तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि हमारा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो सके। उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। The characteristic of SCRs connected in series is not identical। जैसे कि मैंने ऊपर प्लॉट किया वो चीज आप क्लियर कट दिखेगा। सेम करंट के लिए क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में वोल्टेज दोनों के बीच बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो उससे क्या मुसीबत होगी? किसी एक में ज्यादा होगी, किसी एक में कम होगी। जो कम है वो बच जाएगा, लेकिन जिसपे भी ज्यादा होगा, अगर वो ज्यादा इतना ज्यादा हो जाए कि उसकी जो वोल्टेज रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग का मतलब हर एक डिवाइस की एक सर्टेन रेटिंग होती है। अगर आप उस रेटिंग से एक्सीड कर देंगे तो क्या होगा? डिवाइस आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप लोग डायोड और बीजेटी वगैरह जानते हैं। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही चीज है कि दोनों का चूंकि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा बराबर नहीं है, किसी पे कम होगा किसी पे ज्यादा है। एक का V1 है एक का V2 है। देखिए V2 कम है, तो अगर V1 की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाए कि उसके डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर दे, तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा? नहीं होगा। और साथ ही साथ चूंकि V1 और V2 बराबर नहीं है, इसी वजह से हमारी एफिशिएंसी भी 100% नहीं होगी। क्योंकि हमने तो यही जाना था कि भाई जो रेटिंग गिवन है हमारे हर एक डिवाइसेस उतना उतना 1000 वोल्ट देगी, लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा ड्यू टू द फॉरवर्ड डिफरेंस इन द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, दोनों की वोल्टेज बराबर नहीं है। वोल्टेज बराबर नहीं है तो एफिशिएंसी क्या होगी? 100% नहीं होगी। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिखाया है, क्योंकि जो SCR थायरिस्टर वगैरह है इनका HVDC में इस्तेमाल होता है, हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन। जो ट्रांसमिशन लाइन्स आप देखते हैं ना, ठीक है, बड़े बड़े टावर, वो AC ट्रांसमिशन होते हैं, ठीक है। आजकल हम स्विच हो रहे हैं फिर से DC की तरफ, DC ट्रांसमिशन करते हैं। तो DC ट्रांसमिशन में हमारा इसका इस्तेमाल होता है। तो वहां पर हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं थायरिस्टर का। तो वहां हम उम्मीद में लगाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमको 11 kV वोल्ट चाहिए था, तो हमने 11 पीस लगा दिया सीरीज में SCR को। अगर इसी हम धोखे में रह जाएं और उम्मीद करें कि 11 kV हमको मिल रहा है या 11 kV को वो ब्लॉक कर रहा है, ये हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। तो इसी के लिए पैरामीटर निकाला गया, स्ट्रिंग एफिशिएंसी या डीरेटिंग फैक्टर की डिवाइस की रेटिंग कितनी गिर जाती है, हमको अकॉर्डिंगली नेसेसरी स्टेप्स उठाने होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा कि समझ गया कि भाई फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक अब हमारे मुख्तलिफ है दोनों थायरिस्टर के लिए। तो आखिर करें क्या? तो हम हर एक थायरिस्टर के क्रॉस क्या करेंगे? रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट कहते हैं इसको। कंप्लीट सर्किट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हर एक थायरिस्टर के हमने सीरीज में सॉरी पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा रखा है,
इसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट, ठीक है। एक डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट भी होता है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में, इसको कहेंगे स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट। इससे होता क्या है कि आपके हर एक थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल कर देता है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के होते तो मैं बड़ी आसानी से इस चीज को समझा देता, क्योंकि उनको पावर सिस्टम में डिस्क में भी स्ट्रिंग एफिशिएंसी पढ़ना होता है। मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेशन अननेसेसरी और कहीं पूछा नहीं जाता। इवन बीटेक में भी ये सब चीजें नहीं पूछी जाती थी, इससे मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ एक्सप्रेशन में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं उसको समझा दे रहा हूँ कि यहाँ VBM क्या है, VS क्या है। VS क्या मैंने आपको बताया, स्ट्रिंग वोल्टेज है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थायरिस्टर, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 कह रहे हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस R इंक्लूड क्यों किया है, ताकि हमारी एफिशिएंसी क्या जाए, 100% पहुंच जाए। हमारी एफिशिएंसी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, जिसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी लेस देन 100% थी, ठीक है। ड्यू टू द, अभी सिर्फ एक रीजन बताया, वो क्या है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होने की वजह से। दूसरा रीजन भी है, मैं उसको आगे बताऊंगा। तो यहाँ क्या डिफाइन कर दिया हमने, वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है N इंटू VBM माइनस VS अपॉन N-1 डेल्टा IB। आपको इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसको याद रखने का तरीका ये समझिएगा। होता क्या चीज है, रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट का डिवीजन ही होता है ना, दोनों का रेशियो। तो ऊपर वाला जो भी टर्म है वो एसेंशियली आपको बता क्या रहा है, वोल्टेज। NVBM, N क्या है, नंबर ऑफ थायरिस्टर जो आपके सीरीज में कनेक्टेड है। VBM क्या है, मैक्सिमम ब्लॉकिंग वोल्टेज। कोई एक तो होगा जो मैक्सिमम वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा होगा, क्योंकि हमने बताया कि डिफरेंट क्या, ब्लॉकिंग वोल्टेज डिफरेंट होगा, ठीक है। तो किसी एक का जो मैक्सिमम होगा उसको NVBM कर देंगे। अच्छा मान लीजिए कि सभी का इतना होता है तो इतना हो जाता है, माइनस स्ट्रिंग वोल्टेज डिवाइड बाई N-1 डेल्टा IB। डेल्टा IB क्या चीज है, ये आपका डिफरेंस इन द लीकेज करंट है। लीकेज करंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सब के सब डिस्कशन किस में हो रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। फॉरवर्ड कंडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, जब आपका थायरिस्टर ऑन नहीं है तब थायरिस्टर कितना वोल्टेज ब्लॉक करेगा, टोटल डिस्कशन यही हो रहा है। इसी वजह से यहाँ हम लीकेज करंट की बात कर रहे हैं। तो जब भी अगर इनकेस न्यूमेरिकल वगैरह पूछा जाता है तो इसमें सब टर्म्स दिए हुए होते हैं कि मैक्सिमम करंट कितना लीक होगा, मिनिमम करंट कितना लीक होगा। तो एग्जैक्टली आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना है और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। यही रेजिस्टेंस अगर हर एक थायरिस्टर के क्रॉस अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो हमारा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगा। ये एक पैरामीटर था। एक प्रॉब्लम हमने बताया कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, तो हमने उसका सोल्यूशन बताया। उसका सोल्यूशन क्या था, स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट लगाइए। स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट का मतलब हर एक थायरिस्टर के पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दीजिए। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। सिमिलरली दूसरा एक और प्रॉब्लम होता है, वो था रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, ठीक है। तो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर हमने प्लॉट किया है, तो थोड़ा आपको समझने में परेशानी होगी, लेकिन आप सिंपली ये समझिए कि डिफरेंट जो थायरिस्टर्स होते हैं उसमें डिफरेंट चार्ज होता है, जिसको एक्सेस चार्ज को डिस्चार्ज करने में, खत्म करने में वो वक्त लगाता है। तो हर एक थायरिस्टर को इक्वल टाइम नहीं लगेगा, भले उसकी रेटिंग सेम हो। बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज पे एकदम गांठ बांध लीजिए आप, कि कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक, इवन इफ द रेटिंग सेज सो। इसका मतलब अगर उसकी रेटिंग मान लीजिए कि सब कहे कि भाई 100 वोल्ट है, 50 एम्पियर है, एग्जांपल के तौर पे, या 1000 वोल्ट है, 100 एम्पियर है, तब भी हरगिज ऐसा नहीं होगा कि हर वक्त वो 100 एम्पियर, सॉरी 1000 वोल्ट और 100 एम्पियर वो फ्लो कर रहा है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस की वजह से ये प्रॉब्लम होगी। तो दो कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंस आ रहा है, एक है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंस, उसका सॉल्यूशन क्या था, स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ड्यू टू द रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक। जब हम रिवर्स रिकवरी कर रहे होते हैं थायरिस्टर में, ठीक है, तो उस टाइम जो हमारी रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे पास अगेन वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है। यहाँ पर इस चीज को मैंने लिख रखा है, दो टाइम भी दिखा रखा है, 2-3 पॉइंट है। एक मान लीजिए CR1 है ग्रीन वाला, दूसरा जो है ये CR2 है, ये 1-2 लिख रखा है, शायद साफ में दिख रहा हो, ठीक है। हमने दोनों को कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट की, तो हम देख क्या रहे हैं, डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे, ठीक है। यहाँ पर ये टाइम ही बता रहा होता है कितना टाइम लगेगा। डिफरेंट टाइम इंस्टेंट के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज लेवल अलग अलग है। वाई एक्सिस पे क्या है, वोल्टेज है, तो ये देखिए ये वोल्टेज इतना है, एक का वोल्टेज इतना है सी तक एक को VAB है, एक VSG है।
तो दोनों थायरिस्टर का अगेन हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे दोनों के वोल्टेज डिफरेंट हैं, इसी की वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसका सोल्यूशन भी है, इसके लिए हम डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट लगाते हैं, ठीक है। अभी आप देखिए सिर्फ राइट साइड के सेक्शन को देखिए, लेफ्ट साइड के सेक्शन को नहीं देखिए। इस जो जितनी चीजें हैं, ये वाला, इसको अभी देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप राइट साइड में देखिए। हर एक थायरिस्टर के सीरीज में हमने रेजिस्टेंस लगाया। ये क्या था, स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट। स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट क्यों लगाया हमने, ताकि हमारा जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वोल्टेज डिफरेंस है, उस वोल्टेज डिफरेंस को हम एलिमिनेट कर सके। ये थायरिस्टर 1 है, ये थायरिस्टर 2 है, ठीक है। अब इस चीज को आप भूल जाइए, हम रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। तो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, हमने कहा कि उसका सोल्यूशन क्या है। अब कैपेसिटेंस लगा दीजिए हर एक थायरिस्टर के क्रॉस। तो हमने ये थायरिस्टर लिया, ये कैपेसिटेंस लगाया है, ये थायरिस्टर लिया, ये इसका कैपेसिटेंस लगा दिया, तो यही सोल्यूशन है। लेकिन रियल लाइफ में, क्योंकि आपको थोड़ा कम पढ़ना है, बहुत सारी चीजें टर्म लिखी हुई नहीं है, रियल लाइफ में क्या होता है कि हमको कई मरतबा स्नबर सर्किट लगाना होता है। कई मरतबा नहीं, इनफैक्ट रियल लाइफ में हमेशा थायरिस्टर्स के साथ स्नबर सर्किट लगाया जाता है डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन के लिए। इसी वजह से यहाँ पर और भी चीजें दिख रही है कि आर दिख रहा है, डायोड दिख रहा है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात पूछी जाए कि आखिर हम करते क्या है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग के लिए, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग सुधारने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में उसके रेजिस्टेंस आर लगा देते हैं। ये हो गया सॉल्यूशन, जिसको कह रहे हैं स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट। डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट क्या है, उसके पैरेलल में क्या करना है, कैपेसिटेंस लगा देना है। तो ये होता है रियल लाइफ में। जब भी कैपेसिटेंस होता है तो उसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता है, जिसकी वजह से हम ये रेजिस्टेंस आर लगाते हैं। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के हिसाब से ही हम वहां पर डायोड कनेक्ट करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग के दौरान वो एक्टिवेट रहता है, डिस्चार्जिंग के दौरान नहीं रहता है। तो ये था आपका कंप्लीट सीरीज कनेक्शन, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने रेजिस्टेंस का बताया इक्वेशन, उसी ढंग से आपका कैपेसिटेंस का इक्वेशन है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का, इसको भी याद करने का तरीका ये समझ लीजिए, कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाई वी होता है, क्यू। ठीक है। क्यू इज टू सी वी, ये जानते होंगे आप। तो यहाँ रेशियो क्या है, जैसे वहां पर मैंने बताया रेजिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, वी बाई आई। ऊपर वोल्टेज देख रहे होते हैं और नीचे करंट देख रहे होते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ क्या कर रहे हैं, ऊपर चार्ज का डिफरेंस देख रहे हैं और यहाँ ये चीज देख रहे हैं। और क्यू क्या चीज है, ये क्यू आर आर है एक्चुअल में, ठीक है। मतलब रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक है। रिवर्स रिकवरी दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा, उसके बेसिस पे हमको कैपेसिटेंस लगाना होता है, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। मैं इस चीज को फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, जो चीज न समझ में आए वो आप पूछिएगा। हमने आपसे बताया कि हम सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन करते हैं एससीआर का। जब भी हमको वोल्टेज की रेटिंग बढ़ानी होगी तो हम क्या करेंगे, सीरीज कनेक्शन ऑफ एससीआर करेंगे। जब हमको करंट रेटिंग बढ़ानी होगी तो हम क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन ऑफ एससीआर करेंगे। ये चीज मैंने लिख दिया है, करंट रेटिंग पैरेलल। वोल्टेज रेटिंग बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, सीरीज कनेक्शन करेंगे। अब हम जब डिफरेंट एससीआर्स को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो आइडियली होना तो ये चाहिए कि भाई अगर हर एक डायोड या हर एक एससीआर क्लेम करता है कि 1000 वोल्ट ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी है, अगर 10 या 11 को लगाएं तो भाई 10,000 या 11,000 वोल्ट ब्लॉक करे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि ये नहीं होता है। तो इसके दो वजह हैं। प्रॉब्लम आप समझ गए, अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम की दो वजह क्या है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस होना और रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंस होना, ठीक है। लेकिन हम इस चीज को आइडेंटिफाई कैसे करें कि आखिर वो प्रॉब्लम की सिवियरिटी किस लेवल की है, या हमारी इफिशिएंसी, या जितने भी डिवाइसेस हमने सीरीज में कनेक्ट किया है वो कितने प्रॉपर्ली बिहेव कर रहे हैं, कितना एफिशिएंटली वो एक्ट कर रहा है, या हमारी रेटिंग कितनी गिर जा रही है। इसके लिए हमने दो टर्म डिफाइन किया है, स्ट्रिंग इफिशिएंसी और डीरेटिंग फैक्टर। क्योंकि स्ट्रिंग है, सिर्फ एक थायरिस्टर नहीं, इस वजह से हम यहाँ टर्म बता रहे हैं स्ट्रिंग इफिशिएंसी। सिर्फ एक थायरिस्टर की इफिशिएंसी नहीं देख रहे हैं हम कंप्लीट स्ट्रिंग की देख रहे हैं। तो स्ट्रिंग में आपके मल्टीपल मान लीजिए 5 लगे हुए हैं, तो सबका V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 ये होना चाहिए स्ट्रिंग इफिशिएंसी के बराबर। लेकिन हम देख रहे हैं कि सबको जब जोड़ते हैं तो स्ट्रिंग इफिशिएंसी उतनी आती नहीं है, किसी की कम वोल्टेज हो जाती है, ठीक है। उसी ढंग से हमने डीरेटिंग फैक्टर डिफाइन कर रखा है कि आखिर उसकी वजह से हमारे रेटिंग कितना गिरता है। तो सीरीज कनेक्शन अब देख लीजिए, सीरीज कनेक्शन फिर से मैंने क्या बताया था, ड्यू टू द डिफरेंस इन फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में भी कौन से सेक्शन की बात करेंगे,
फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट डिस्कशन हमारा है किसमें, फॉरवर्ड वोल्टेज जो है आपका ब्लॉकिंग वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ब्लॉकिंग वोल्टेज की रेटिंग को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो किसी एक इंस्टेंट टाइम पे जिस पर मान लीजिए लीकेज करंट आई नॉट फ्लो हो रहा था, तो हमने दो थायरिस्टर जिसकी कैरेक्टरिस्टिक हमने प्लॉट किया, हमने देखा कि अलग अलग पॉइंट पे वो कट कर रहा है V1 और V2। तो यहाँ आपको इस कर्व से डायरेक्ट दिख जा रहा है कि सेम करंट फ्लो के लिए, सेम करंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, उसमें करंट का फ्लो सेम ही होगा। हमारे दोनों ही के दोनों थायरिस्टर डिफरेंट लेवल ऑफ वोल्टेज को ब्लॉक कर रहे हैं, एक V1 को कर रहा है, एक V2 को कर रहा है, ठीक है। एक ज्यादा कर रहा होगा, एक कम कर रहा होगा। तो आप ये चीज रियल लाइफ में देखिए, कई बार होता है कि जैसे प्रोजेक्ट की चीजें होती है, अभी आप लोगों को प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी कुछ चीजें मुझे बतानी है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कोई, अब मान लीजिए 4 लोग हैं ग्रुप प्रोजेक्ट में, तो एक आदमी बहुत काम कर रहा होता है, एक आदमी ना के बराबर काम कर रहा होता है। तो अगर मान लीजिए वो बंदा जो नहीं काम कर रहा है, वो अगर आपके ग्रुप में नहीं रहे, तो फ्रस्ट्रेशन कम होता है, यार इससे अच्छा है कि तुम रहो ही नहीं, ठीक है, वो मेरे लिए हेडेक नहीं है। लेकिन वो रहे, मार्क्स नीचे से सबको दे दें, लो भाई लो सर, चलो ठीक है, सोनाली भी ठीक है, गोविंद भी ठीक है, मनीषा भी ठीक है, सबको बराबर दे दिए। अब सोनाली को लगे भाई गोविंद से ज्यादा काम तो हमने किया है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एजिटेशन होता है और आपकी इफिशियंसी खराब हो जाती है। कई मरतबा इसको दूसरे ढंग से समझिए कि मान लीजिए कि मैंने बेंच के दोनों तरफ आदमी को खड़ा कर दिया कि भाई तुम इधर से उठाना, तुम उधर से उठाना, उधर वाला सिर्फ छुए हुआ है, ड्रामा कर रहा है, तो जो दूसरी तरफ उठा रहा होगा उसको बोझा ज्यादा महसूस हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। एग्जैक्टली यही चीज है कि दो हमने सीरीज में दो थायरिस्टर्स को कनेक्ट किया, अगर एक पे ज्यादा लोड पड़ जाए, एक पे कम लोड पड़े, तो भाई जिस पे ज्यादा लोड है हो सकता है कि उसकी कैपेबिलिटी से बियॉन्ड हो जाए, उसकी रेटिंग से ज्यादा हो जाए, तो वो डिवाइस क्या होगा, डिस्ट्रॉय होने का खतरा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ यही प्रॉब्लम है, इसी वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज को हम नहीं टॉलरेट कर रहे हैं, वरना छोड़ देते होने दो, ठीक है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज से यही खतरा है कि किसी एक थायरिस्टर की रेटिंग से अगर एक्सीड कर गया, तो थायरिस्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मान लीजिए कि हम कोई भारी भरकम सामान उठा रहे हैं, 4 आदमी को लगा रखा है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि 3 आदमी छोड़ दे या एक आदमी छोड़ दे, तो 3 आदमी को उठाने के लायक था ही नहीं, तो आदमी बोझ के नीचे दब के मर जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही चीज है, इसी वजह से हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि उसकी वोल्टेज रेटिंग को हम इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ मैंने आपको 11 kV वाला एग्जाम्पल इस वजह से दिया कि पावर सिस्टम में HVDC में इसका इस्तेमाल क्या होता है कि हमने 11 पीस लगा दिया सीरीज में और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 11 kV, तो 11 kV नहीं है, यहाँ सिर्फ इक्वल वाली बात नहीं होगा, एक्चुअल में लेस देन 11 kV है। 11 केवी तो होगा नहीं, लेकिन 11 केवी से कम होगा, तो जैसे ही 11 केवी से कम होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 100% हो जाएगी। और इससे प्रॉब्लम क्या होगा, जिस भी थायरिस्टर से उसकी वोल्टेज रेटिंग एक्सीड करेगी, वो डिस्ट्रॉय होने का खतरा होता है, वो डैमेज होने का खतरा है उसके पास। इसी चीज को मैंने लिख दिया है कि वो डैमेज हो सकता है। अब ये प्रॉब्लम थी किसकी वजह से, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक के डिफरेंस की वजह से। तो उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म बनाने के लिए करेंगे क्या, स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट लगाएंगे। स्टैटिक टर्म है, इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। जब डायनेमिक की बात करेंगे तो कैपेसिटर कैसा है, डायनेमिक इन नेचर होता है, तो वहां पर हम डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट कहेंगे, तब वहां कहेंगे कैपेसिटर की बात। तो यहाँ फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में अगर चेंजेस हैं, उसकी वजह से अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसको हमको इक्वल करने के लिए या यूनिफॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट लगाएंगे, यानी हर एक थायरिस्टर के पैरेलल में एक हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, जो इस टर्म से डिफाइन होता है और इस ढंग से निकाला जाता है, ठीक है ना। सिमिलरली अब हमने कहा कि भाई ये एक रीजन था, दूसरा रीजन क्या है, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंट होना। तो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक भी डिफरेंट होता है। तो होता क्या है कि कोई थायरिस्टर पहले रिकवर हो जाता है, कोई थायरिस्टर देर से रिकवर होता है। तो जो देर से रिकवर हुआ, अभी तो वो ठीक हुआ ही नहीं है, तो उसकी औकात ही नहीं है ब्लॉक करने की। तो जो थायरिस्टर पहले ठीक हो जाता है ना, पहले रिकवर कर जाता है, फास्ट होता है जो, उसके पर पूरा का पूरा बोझ आ जाता है कि भैया अकेले 11,000 वोल्ट तुम टॉलरेट करोगे, दूसरा वाला तो अभी रिकवरी नहीं हुआ है, वो तो पेशेंट है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो पहले रिकवर कर गया, हो सकता है कि वही डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि अकेले उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी कि पूरा वोल्टेज टॉलरेट कर सके। तो ये प्रॉब्लम हुआ क्यों, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक के डिफरेंस की वजह से। जी, इसके सोल्यूशन क्या है, इसके लिए हम डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट लगाते हैं, हम इसके पैरेलल में क्या लगाते हैं, कैपेसिटेंस। लेकिन कैपेसिटेंस कभी भी सिंगली नहीं लगाया जाता, उसके साथ एक आर भी लगाया जाता है, रेजिस्टेंस। चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात है, वक्त मिलेगा तो मैं आपको डीवी बाई डी टी भी समझाऊंगा, इस नंबर सर्किट, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आखिर आर से क्यों लगाया जाता है, ठीक है।
और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमेशा रेजिस्टेंस का उसमें इंट्रोडक्शन नहीं हो, उसमें दखल नहीं हो, इसी वजह से हमने रेजिस्टेंस के पैरेलल में क्या लगा रखा है, डायोड। चार्ज कर रहे हैं तो आपको डायोड से हो जाएगा, डिस्चार्ज करते टाइम रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट है, इसकी वजह से हम इसको डायनेमिक इक्वलाइजिंग सर्किट कहते हैं। तो यही आपको जानना था, सीरीज कनेक्शन है। याद क्या क्या रखना है, क्यों सीरीज कनेक्शन करते हैं, ठीक है। सीरीज कनेक्शन में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉब्लम है किस वजह से, प्रॉब्लम दो वजह से है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंट होना, और साथ ही साथ आपका रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक का डिफरेंट होना। फॉरवर्ड के लिए हम क्या सोल्यूशन किया, स्टैटिक इक्वलाइजिंग सर्किट लगाया हमने, यानी उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया। रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमने क्या किया, उसके पैरेलल में कैपेसिटर्स लगाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो लगाते हैं वो सर्किट मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है, कि रेजिस्टेंस भी लगाया था, कैपेसिटेंस भी लगाया था, इनफैक्ट रेजिस्टेंस के क्रॉस एक डायोड भी लगाया जाता है। तो यही आपका थायरिस्टर T1 और T2 है, ठीक है। तो यही मेनली हम करते हैं, यही आपका मेन इक्वेशन है। अब इसमें कोई चीज समझने में परेशानी है तो आप पूछ लीजिए।